नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। समय की भी गति जो है बड़ी अजीब होती है। कुछ पता नहीं चलता कब किसका समय अच्छा हो जाएगा, किसका खराब हो जाएगा, समय की क्या चाल होगी। याद कीजिए 2024 मई को, 2024 में जब लोकसभा चुनाव का नतीजा आया था। लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी का नारा था कि बार 400 पार। जब नतीजा आया तो पार्टी 240 पर अटक गई। उस समय शायद ही कोई ऐसा रहा होगा जो इस बात की कल्पना भी करता होगा कि भारतीय जनता पार्टी की अगर 400 सीट आ जाती तो जो एजेंडा उसका होता, खासतौर से मैं लेजिस्लेटिव एजेंडे की बात कर रहा हूँ, वो उस एजेंडे के बारे में अब वो सोचेगी भी। ये सबने मान लिया था और भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसा मानने वालों की संख्या बहुमत में थी कि अब पार्टी को अपना एजेंडा बदलना पड़ेगा, उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा, कई मुद्दों को छोड़ना पड़ेगा, कई मुद्दों पर समझौता करना पड़ेगा। लेकिन एक व्यक्ति जिनका नाम है नरेंद्र मोदी, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके मन में मुझे नहीं लगता, मतलब अब मैं कह रहा हूँ 2 साल बाद ये कहने की स्थिति में हूँ कि उनके मन में नहीं ऐसा रहा होगा कि हमको एजेंडा बदलने की ज़रूरत है। 240 सीटों पर अटक गई पार्टी, इससे उनको कोई हताशा हुई, निराशा जरूर हुई होगी। और उस समय जब चुनाव नतीजा आने के बाद वो पार्टी हेडक्वार्टर गए थे, तब उनके चेहरे की भावभंगिमा बता रही थी कि वो निराश हैं। लेकिन हताश हो जाएंगे और प्रयास छोड़ देंगे तो वो फिर नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे। आज 2 साल बाद भारतीय जनता पार्टी आज भी 240 सीटों पर है। ऐसा नहीं है कि कोई चुनाव हो गया है और उसकी सीटों की संख्या बढ़ गई है एकदम से, लेकिन 240 सीटों लोकसभा सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी 400 लोकसभा सीटों वाली पार्टी का दम दिखा रही है कि लेजिस्लेटिव बिजनेस हमारा जो पहले से तय था, जो निर्धारित था, वो उसको हमने छोड़ा नहीं है, केवल उसका समय बदला, टाइम टेबल बदला है। जो हम 2024 में करते वो अब हम 2026 में करेंगे। और इस समय देश का जो माहौल है, जो राजनीतिक परिस्थिति है, उसे देखते हुए कोई ये दावा करने की स्थिति में नहीं है कि भाजपा ऐसा नहीं कर सकती। तो आने वाले समय में, ज़्यादा दूर नहीं, यही मानसून सत्र में, मानसून सत्र में उम्मीद ये की जा रही है कि एक संविधान संशोधन विधेयक, जो महिला आरक्षण संशोधन विधेयक है, जो अप्रैल में गिर गया था विशेष सत्र में, उसके अलावा डिलिमिटेशन से संबंधित विधेयक, और हो सकता है, पक्का नहीं, अगर मानसून सत्र में नहीं तो आप मानकर चलिए कि शीतकालीन सत्र में जरूर आएगा, वह है 1 नेशन 1 इलेक्शन। अब इनके लिए पार्टी को कोई किसी भी संविधान संशोधन के लिए, जो भी पार्टी सत्ता में है, उसको संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की ज़रूरत होती है। बहुत से लोगों को गलतफहमी है, वो कहते हैं क्यों नहीं संयुक्त अधिवेशन बुला लेते। संविधान संशोधन विधेयक संयुक्त संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में बुलाकर पास नहीं कराया जा सकता। दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से पास कराना पड़ता है। 2/3 बहुमत में भी है कि प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब जितने लोग मौजूद हैं उनका 2/3 बहुमत। लेकिन उसमें भी एक शर्त है कि जो प्रेजेंट है, ऐसा नहीं हो सकता कि जो स्ट्रेंथ है हाउस की उसके 50% से कम हो, 50% से ज़्यादा लोग होने चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा में 2/3 बहुमत के लिए 163 सदस्यों का समर्थन चाहिए, और लोकसभा में वैसे तो 543 की संख्या है सदन की, लेकिन 3 सीटें खाली हैं। एक बशीरहाट में पश्चिम बंगाल में, एक नौगांव में असम में, और एक मेघालय में शिलांग की सीट। 2/3 बहुमत के लिए 360 सदस्यों के समर्थन की जरूरत है। आपको याद होगा अप्रैल में जब संविधान संशोधन विधेयक पर वोटिंग हुई थी, भाजपा यानी एनडीए को 298 सदस्यों का समर्थन मिला था। अब उसके बाद के घटनाक्रम पर नजर डालिए। उसके बाद कांग्रेस और डीएमके का गठबंधन टूट गया है। डीएमके को एतराज क्या था? महिला आरक्षण संशोधन विधेयक से उनको एतराज नहीं था, उनको डिलिमिटेशन पर एतराज था कि हमारी सीटें यानी दक्षिण भारत के राज्यों की सीटें घट जाएंगी।
और उस समय सरकार तैयार थी आश्वासन के साथ साथ लिखित में देने के लिए। अब जो नया बिल आएगा उसमें लिखित में ये होगा कि सभी राज्यों की लोकसभा सीटों में 50% की बढ़ोतरी होगी। तो वो जो ऐतराज़ था, वो जो समस्या थी डीएमके की और दक्षिण के दूसरे राज्यों की, वो खत्म हो जाएगी। तो डीएमके के 22 लोकसभा सदस्य हैं जो कांग्रेस के साथ तो नहीं जाएंगे लेकिन एनडीए के साथ जा सकते हैं इस मुद्दे पर। वो डिपेंड करेगा, आगे भी समर्थन उनका मिलेगा लेकिन मुद्दों पर आधारित होगा। हर मुद्दे पर मिलेगा ऐसा नहीं कह सकते। तो इस मुद्दे पर तो मिलेगा, क्योंकि महिला आरक्षण का विरोध करना कोई पार्टी अफोर्ड नहीं कर सकती। पिछली बार तो केवल डिलिमिटेशन का बहाना बनाकर डीएमके ने विरोध किया था और कांग्रेस का साथ दिया था। अब वो बहाना भी खत्म हो गया है और दूसरा कांग्रेस का साथ भी छूट गया है। इसके अलावा 20 सांसद टीएमसी के, उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिख दी है। 19 सांसद कहे जा रहे हैं, उसमें और 2-3 जुड़ने वाले हैं, लेकिन 19-20 ही मानकर चलिए तो वो और जुड़ जाएंगे। इसके अलावा उद्धव ठाकरे की पार्टी के 9 लोकसभा सदस्य हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने घोषणा कर दी है कि इस संविधान संशोधन विधेयक पर वो एनडीए का समर्थन करेगी। वो तो ये भी कह सकते हैं आप कि डर के मारे कर रहे हैं, उनको विरोध करके कुछ मिलना नहीं है, लेकिन विरोध करने से जा बहुत कुछ सकता है। उनके 7 लोकसभा सदस्य एकनाथ शिंदे से मिल चुके हैं और कहा जा रहा है कि वो अलग भी हो सकते हैं, एकनाथ शिंदे के साथ जा सकते हैं। इसके अलावा ये डर जो है शरद पवार की भी पार्टी को सता रहा है। उनके लोकसभा के 8 सदस्य हैं, तो शरद पवार की पार्टी भी समर्थन करेगी, ये आप मान कर चलिए। इसके अलावा ऐसी पार्टियां जो एनडीए के साथ नहीं है, जैसे वाईआरसीपी, बीआरएस, बीजेडी, इन पार्टियों का या तो समर्थन मिलेगा या ये एब्सटेन करेंगी और वो जो 360 की संख्या है वो और नीचे आ जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी ने इतना इंश्योर कर लिया है कि संविधान संशोधन विधेयक पर संख्या की कमी की वजह से वो विधेयक नहीं गिरेगा इस बार। इसीलिए कह रहा हूं कि 240 लोकसभा सदस्यों की संख्या वाली पार्टी 400 लोकसभा सदस्यों वाली पार्टी का दम दिखा रही है। ये होता है जब पॉलिटिकल विल हो आप में, जब आप जो लक्ष्य लेकर चलना चाहते हैं उसको हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो, कोई भी जोखिम मोल लेने को तैयार हो, और वो काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आप मानकर चलिए कि इस लोकसभा के बचे हुए कार्यकाल में इस सरकार को कोई भी संविधान संशोधन विधेयक पास कराने में दिक्कत नहीं होगी। राज्यसभा में एनडीए के 148 सदस्य हैं, वहां बहुमत के लिए एनडीए को 162 सदस्यों के समर्थन की जरूरत है। तृणमूल कांग्रेस के 3 राज्यसभा सदस्य इस्तीफा दे चुके हैं, बाई इलेक्शन में जीत कर आएंगे, वो जाहिर है कि एनडीए का समर्थन करेंगे या बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। उसके अलावा कुछ और सदस्य इस्तीफा देने वाले हैं। अभी जो बाइनियल इलेक्शन हुए हैं उसमें बीजेपी की संख्या बढ़ी है, एनडीए की संख्या बढ़ी है, उसको जोड़ लीजिए। तो 162 सदस्यों का समर्थन जुटाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इस बात से, इस घटनाक्रम से ये साबित होता है कि अगर आप में कुछ करने की इच्छा शक्ति हो तो फिर आपका साथ, कहते हैं कि कायनात भी साथ देती है, वही नरेंद्र मोदी के साथ हो रहा है। वरना 240 लोकसभा सदस्यों वाली पार्टी 2/3 बहुमत जुटा ले सदन में, ये असंभव सा दिखता है। भाई आम सहमति हो जाए किसी मुद्दे पर तो वो अलग बात है, लेकिन अगर डिवीजन की वोटिंग की नौबत आए तब भी पास हो जाए। अभी तो अप्रैल में ही गिरा है विधेयक, सरकार पास नहीं करा पाई, समर्थन नहीं जुटा पाई, लेकिन सरकार उसके बाद हताश नहीं हुई है। सरकार ने उम्मीद नहीं छोड़ी, सरकार ने प्रयास नहीं छोड़ा। उसके बाद से जो कुछ हुआ है उसमें आप ये मान सकते हैं कि बहुत बड़ा योगदान 4 मई को जो नतीजा आया है 4 राज्यों का, खास तौर से पश्चिम बंगाल विधानसभा का, उसने पूरे देश का राजनीतिक माहौल बदल दिया है। अब राजनीतिक दलों में, विपक्षी दलों में ये घबराहट है
कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एक के बाद एक चुनाव जीत रही और जिस तरह से उसका हिंदुत्व का एजेंडा चल रहा है, बल्कि दौड़ रहा है, ऐसे में धर्मनिरपेक्षता की जो राजनीति है वो कहाँ चली गई किसी को पता नहीं है। उसका नाम लेने का मतलब है कि आपकी हार तय है। हिंदुत्व का, सनातन का विरोध करने का मतलब है आपकी हार तय है। दो तो बिल्कुल ताज़ा ताज़ा उदाहरण है, एक पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का और दूसरा तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन और उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन का, यानी डीएमके का। दोनों पार्टियां साफ हो गई, सत्ता से बाहर हो गई। दोनों सनातन का विरोध कर रही थी और खुलकर और जमकर विरोध कर रही थी। तो इस देश में अब सनातन विरोध की राजनीति नहीं चलने वाली है। ये इस देश का मतदाता जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है। जो पार्टी सुन लेगी वो, उसकी स्थिति में शायद कुछ सुधार हो जाए। लेकिन जो अभी भी इस मुगालते में है कि गंगा जमुनी तहजीब, सेकुलरिज्म, सांप्रदायिकता विरोधी राजनीति, भाजपा और संघ सांप्रदायिक है, इन मुद्दों को लेकर चलेगी, उसका हाल डीएमके और तृणमूल कांग्रेस जैसा होना तय है। तो देश की राजनीति बदल चुकी है, देश की राजनीति की दिशा बदल चुकी है और देश की राजनीति का विमर्श बदल चुका है। प्रयास तो जनसंघ के समय से हो रहा था, जनसंघ कर रही थी, फिर भारतीय जनता पार्टी, लेकिन सफलता अब जाकर मिलना शुरू हुई है। और ये सफलता ऐसा नहीं कि रातों रात किसी एक मुद्दे के कारण या एक फैसले के कारण, ये लगातार सतत प्रयास करने के कारण, अपने एजेंडे से नहीं हटने के कारण, कि हम इसी एजेंडे पर चलेंगे, हम अपने कोर इशू को नहीं छोड़ेंगे। कोर इशू को 1998 में छोड़ा था बीजेपी ने, 2004 में सत्ता से बाहर हो गई। वो भाजपा के लिए सबक था और वो सबक सिखाया भाजपा के समर्थकों ने ही। वो घर बैठ गए। नरेंद्र मोदी ने 2014 से 2026 12 साल हो गए, 12 साल में कभी भी कोर इशू को नहीं छोड़ा। बल्कि अगर उन्होंने, मेरी नज़र में सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी सरकार की है तो वो है भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण की। बाकी उनकी सरकार की उपलब्धियां फ्री राशन, शौचालय, गैस कनेक्शन, बैंक खाते, हाईवेज, रेलवेज, ये सब तो है ही। लेकिन जो परिवर्तन जिसका असर कई सदियों तक रह सकता है वो है सांस्कृतिक पुनर्जागरण, सनातन धर्म की पुनर्स्थापना। उसका जो अभियान चलाया और जो नीचे तक पहुंचा, जिसने हिंदुओं को जगाया, पश्चिम बंगाल का चुनाव उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां भारतीय जनता पार्टी 2016 में नॉन एंटिटी थी। आप याद कीजिए, 1952 से 2016 तक भारतीय जनता पार्टी का वजूद नहीं के बराबर था पश्चिम बंगाल में। 2021 में 77 सीटें जीती और फिर 5 साल बाद 2026 में 208 सीटें जीत गई। प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई। सरकार ही नहीं बनाया, सनातन का विरोध करने वाली, हिंदू धर्म का विरोध करने वाली टीएमसी का जिस तरह से सफाया हो रहा है, जिस तरह से वो मटिया मेट हो रही है। पार्टियां चुनाव तो हारती जीतती रहती हैं, लेकिन टीएमसी हारने के बाद मटिया मेट हो रही है पूरी तरह से। और फिर कह रहा हूं, कोई आश्चर्य नहीं कि कुछ समय बाद ऐसा दिन आ जाए जब टीएमसी के नाम पर केवल ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी रह जाए। एक आध और ऐसे लोग साथ देख सकते हैं जिनको और कोई ठिकाना नहीं है, जिनको मालूम है कि और कोई पार्टी उनको लेने वाली नहीं है। या तो वो राजनीति से संन्यास ले ले या ममता बनर्जी की वफादारी करते रहे। तो उनकी बात छोड़ दीजिए, उनकी कोई प्रासंगिकता नहीं है, न इस देश के विकास में, न इस देश की संस्कृति के पुनर्जागरण में, और न ही इस देश की राजनीति में, न संसदीय व्यवस्था में। ऐसे लोग परजीवी होते हैं और हमेशा अवसर की तलाश में रहते हैं कि कहाँ जो है उनको लाभ मिल सकता है। ऐसे लोगों को जनता ने नकारना शुरू कर दिया है, बल्कि पूरी तरह से रिजेक्ट करना शुरू कर दिया है। ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी ने ये साबित करके दिखाया है कि संख्या बल का कोई मतलब नहीं है।
कम संख्या बल से भी आप ज़्यादा संख्या बल वाले लक्ष्य हासिल कर सकते हैं अगर आपका इरादा सही हो, अगर लोगों को ये बात समझ में आ जाए कि आपकी नीयत सही है। आपकी नीयत सही होगी तो नियति आपका साथ देगी, और वही हो रहा है इस समय केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के साथ। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।